दोस्तों, केडी एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर के थर्ड चैप्टर इरिगेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले इसमें अपन बात करेंगे इरिगेशन की डेफिनेशन की। इसके पश्चात बात करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स की। उसके पश्चात दोस्तों हम क्रिटिकल स्टेज, और क्रिटिकल स्टेज के बाद में अपन बात करेंगे किसकी, जल मांग के बारे में बात करेंगे। उसके पश्चात इरिगेशन के विभिन्न मेथड्स के बारे में अपन बात करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। तो इरिगेशन की डेफिनेशन होती है दोस्तों क्या, पौधे की वृद्धि के लिए मृदा में आवश्यक नमी संभरण हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया। यानी कि दोस्तों पौधों की उचित वृद्धि करने के लिए या पौधों की उचित वृद्धि होने के लिए भूमि में पानी की कमी होने पर या फिर आवश्यक मात्रा में पानी को उपलब्ध कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराने की जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है दोस्तों, इरिगेशन कहलाती है। इसके पश्चात बात करते हैं दोस्तों हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इरिगेशन यानी कि सिंचाई के क्या उद्देश्य हैं, सिंचाई क्यों की जाती है, तो उसके बारे में बात करें दोस्तों तो पहला आता है पौध वृद्धि हेतु। पहला कौन सा आता है दोस्तों, पौध वृद्धि हेतु यानी कि प्लांट ग्रोथ के लिए। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों क्रॉप्स को सूखा से बचाने के लिए। तीसरे नंबर पर बात करें तो प्लाव लेयर को नरम बनाने के लिए या कृषण योग्य करने के लिए। और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों लीचिंग हेतु। और पांचवें नंबर पर आता है फ्रॉस्ट से बचाने के लिए। तो सबसे पहले पौध वृद्धि की बात करें तो दोस्तों पौधों का 90 से 93% भाग जल के द्वारा बना होता है। और पौधों को उचित वृद्धि करने के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा होता है, यह सबसे जरूरी होता है जल। दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी कारण पौधों की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, जल की। और जल पौधों को कृत्रिम रूप से जल उपलब्ध कराने की प्रोसेस क्या होती है, इरिगेशन, सिंचाई। अगला है दोस्तों क्रॉप्स को सूखा से बचाने के लिए। दोस्तों क्रॉप्स से उचित मात्रा में प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए, क्रॉप्स से उचित मात्रा में प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए दोस्तों उनकी उचित देखभाल की आवश्यकता होती है। साथ ही उसकी वृद्धि और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दोस्तों क्रॉप्स को पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए भी दोस्तों क्रॉप्स में क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, अर्थात क्रॉप्स को सूखे से पानी के द्वारा बचाया जाता है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों प्लाव लेयर को नरम या कर्षण योग्य करने के लिए। दोस्तों भूमि में जो भूमि के अंदर लेयर, कठोर लेयर होती है, उसको जल देकर या पानी के द्वारा सिंचाई करके क्या किया जाता है दोस्तों, उसको नरम बना दिया जाता है। नरम बनाने से दोस्तों उसमें हल या जो विभिन्न यंत्र टिलेज में काम आते हैं वो आसानी से क्या करते हैं दोस्तों, चल सकते हैं या कृषण कार्य कर सकते हैं। तो भूमि को कृषण योग्य या जुताई योग्य बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है दोस्तों, इरिगेशन का यूज किया जाता है। अगला है लीचिंग के लिए। दोस्तों भूमि में लवणीय होने पर यह क्षारीय या अम्लीय होने की स्थिति में क्या होता है दोस्तों, भूमि की ऊपरी परत पर लवण, अम्ल या फिर क्षार क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। उन जमा हुए क्षार, लवण या फिर एसिड्स को क्या करेंगे दोस्तों, जल के द्वारा घोलकर नीचे की परतों में पहुंचाने की प्रोसेस क्या कहलाएगी, लीचिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, लीचिंग कहलाएगी।
यानी कि भूमि के ऊपरी सतह में एकत्रित हुए अपशिष्ट पदार्थों या हानिकारक पदार्थों को जल के द्वारा घोलकर निचली सतहों में पहुंचाने की प्रक्रिया जो क्या कहलाती है, लीचिंग कहलाती है। तो इसके लिए भी किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों, सिंचाई की आवश्यकता होगी। अगला है फ्रॉस्ट या पाले से बचाने हेतु। दोस्तों पहली बात तो पाला होता क्या है, तो वायुमंडल का टेम्परेचर कम होने के कारण जो वायुमंडल में क्या होती है, जल वाष्प होती है, वो एक छोटे छोटे बूंदों के रूप में पौधों की पत्तियों पर या फिर भूमि पर क्या हो जाती है, बैठ जाती है, छोटी छोटी बूंदों के रूप में बैठ जाती है। उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, पाला बोलते हैं। और सिंचाई करने से वायुमंडल का टेम्परेचर 1-2 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे कि पाला पड़ने की संभावनाएं क्या होंगी दोस्तों, कम हो जाएंगी। और उन संभावनाओं के कम होने के कारण हमारी क्रॉप्स पर क्या होगा, विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्रॉप्स को फ्रॉस्ट या पाले से बचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, सिंचाई की, यानी कि सिंचाई की जाती है। इसके बाद में बात करते हैं हम शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन, यानी कि सिंचाई कब करनी चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए सिंचाई करने के लिए। तो दोस्तों इनमें अपन बात करें तो सबसे पहले बात आती है किसके बारे में, बेस्ड ऑन प्लांट्स, यानी कि पौधे के आधार पर सिंचाई करने के समय को अपन किस आधार पर देखेंगे दोस्तों, बेस्ड ऑन प्लांट, पौधे के आधार पर। तो पौधे के आधार पर अपन किस प्रकार देखेंगे, आगे देखते हैं दोस्तों। पहला इसमें पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर, पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर क्या करेंगे अपन, सिंचाई करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों क्या, पौधे की पत्तियों में जल मात्रा या जल विभव को मापकर। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों क्या, पत्तियों का तापमान मापकर या लीफ टेम्परेचर माप कर क्या किया जाता है दोस्तों, सिंचाई का पता लगाया जाता है कि सिंचाई किस टाइम करनी है, सिंचाई करनी है या अभी नहीं करनी। तो दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर। किस प्रकार अपन पौधे की बाह्य स्थिति को देखेंगे। तो दोस्तों पौधे की बाह्य स्थिति को देखने के लिए किसान क्या करेगा, सुबह के टाइम मॉर्निंग में और दोपहर के समय क्या करेगा दोस्तों, खेत पर जाएगा और उसे यदि लगातार 2-3 दिन तक सुबह के टाइम पत्तियां मुरझाई हुई पाई जाती है, तो दोस्तों उस खेत में सिंचाई की कमी है और सिंचाई करना जरूरी है। तो पौधे की बाह्य स्थिति किस प्रकार देखी दोस्तों, पत्तियों का मुरझापन, यदि 2-3 दिन तक लगातार सुबह के टाइम पत्तियां मुरझाई हुई है, तो दोस्तों उस खेत में अपन को क्या करने की आवश्यकता है, सिंचाई करने की आवश्यकता है। अगला है पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव मापकर। इसमें दोस्तों पौधे की स्फीति और जल की मात्रा को मापा जाता है, और जल की मात्रा कम होने की स्थिति में दोस्तों क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। यह सिद्धांत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सिंचाई के लिए। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा है दोस्तों, पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा को या जल विभव को मापकर। अगला बात करते हैं दोस्तों पत्तियों का तापमान मापकर, लीफ टेम्परेचर मापकर किस प्रकार अपन सिंचाई करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है पत्तियों का तापमान किस थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जेट, ICAR, BHU या फिर 12th बोर्ड का एग्जाम हो, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा, पत्तियों का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा। दोस्तों इसको जरूर याद करें, पत्तियों का तापमान किस थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा पत्तियों का तापमान मापा जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों क्रिटिकल स्टेज,
क्रिटिकल स्टेज के आधार पर, क्रिटिकल स्टेज को दोस्तों अपन कह सकते हैं क्रांतिक अवस्था। क्रिटिकल स्टेज को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, क्रांतिक अवस्था के आधार पर अपन देखें तो दोस्तों क्रांतिक, पहली बात आती है क्रांतिक अवस्था। क्रिटिकल स्टेज होती क्या है, तो दोस्तों पौधे की वह अवस्था, पौधे की वह अवस्था जिस पर पौधे में सिंचाई न करने से पौधा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, क्रांतिक अवस्था, क्रिटिकल स्टेज कहलाती है। यानी कि दोस्तों पौधे की वह अवस्था जिस पर यदि उसमें सिंचाई नहीं की गई तो वो पौधा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो स्टेज क्या कहलाएगी दोस्तों, क्रांतिक अवस्था। दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों नमी के आधार पर, दूसरे नंबर पर क्या है दोस्तों, नमी के आधार पर। तो दोस्तों बात करते हैं नमी के आधार पर अपन किस प्रकार सिंचाई देखकर करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपन क्रिटिकल स्टेज की बात करें। दोस्तों नमी के आधार पर बात करें तो नमी के आधार पर दो प्रकार से सिंचाई होती है। एक तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आ जाता है और एक होता है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले बात आती है दोस्तों विल्टिंग पॉइंट होता क्या है, विल्टिंग पॉइंट होता क्या है। तो दोस्तों विल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं म्लानी अवस्था। म्लानी अवस्था, ये म्लानी अवस्था होती क्या है दोस्तों, म्लानी अवस्था में क्या होता है, पौधा मुरझा जाता है। पौधा मुरझाने की अवस्था क्या कहलाती है दोस्तों, म्लानी अवस्था कहलाती है, विल्टिंग पॉइंट कहलाती है। और म्लानी अवस्था दो प्रकार की होती है। विल्टिंग पॉइंट टू टाइप्स का होता है। पहला होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और दूसरा होता है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। बात करें दोस्तों अपन परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जिसे कि अपन हिंदी में बोलें तो स्थायी म्लानी बिंदु, यानी कि पौधे की वह अवस्था जिस पर पौधे में मुरझान आ गया है लेकिन उसमें सिंचाई करने पर भी पौधा क्या होगा, पुनः जीवित नहीं होगा, या पौधे के द्वारा पौधे को उपलब्ध रूप से पानी और पोषक तत्व उपलब्ध अवस्था में प्राप्त होने के बावजूद भी पौधे का मुरझाना क्या कहलाता है दोस्तों, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यानी कि पौधे को क्या हो रहे हैं, उचित मात्रा में जल और पोषक तत्व क्या है दोस्तों, प्राप्त है, जल उचित मात्रा में प्राप्त है, उसके बावजूद भी पौधा यदि मुरझा रहा है, पौधा मुरझा कर धीरे धीरे नष्ट हो रहा है, तो दोस्तों इस प्रकार का पॉइंट क्या कहलाएगा, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसके दूसरे नंबर पर बात करें दोस्तों टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट की, तो दोस्तों पौधे की वह अवस्था जिस पर पौधा मुरझा जाता है लेकिन उस मुरझान अवस्था पर भी पौधे को यदि जल प्राप्त हो गया, यानी कि सिंचाई पौधों में कर दी, तो दोस्तों पौधा पुनः क्या हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। यानी कि पौधा अपना मुरझा गया था लेकिन उसमें मुरझान अवस्था पर भी अपन ने क्या कर दी, सिंचाई कर दी, तो वो क्या हो गया, पुनः हरा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। यानी विल्टिंग पॉइंट आता है, मुरझान आता है, लेकिन किस तरीके से आता है, टेम्परेरी आता है, अस्थायी रूप से आता है। उसको जल प्राप्त होने के पश्चात वह पुनः क्या हो जाता है दोस्तों, हरा हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। और बात करें परमानेंट की, तो परमानेंट में क्या होगा दोस्तों, उसको उचित मात्रा में जल प्राप्त है लेकिन वो पौधा क्या होगा, मुरझाएगा और नष्ट होगा। तो दोस्तों नमी के आधार पर अपन ने बात की दो प्रकार की, एक तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और एक होता है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। दोस्तों ये दोनों ही इन नोट्स के अंतर्गत नहीं लिखे गए, ये दोनों नोट्सों में नहीं लिखे गए। तो दोस्तों इनको भी याद रखना है। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और उसमें क्या पूछेगा, डेफिनेशन पूछेगा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की,
या फिर टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट की या विल्टिंग पॉइंट, तीनों में से कोई भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, इसको जरूर याद करें। इसको किसको, विल्टिंग पॉइंट और विल्टिंग पॉइंट्स के टाइप्स को ना भूलें, पुनः बोल रहा हूँ दोस्तों, इनको ना भूलें, ये एग्जाम में आ सकते हैं। इसके पश्चात अपन बात करेंगे दोस्तों क्रिटिकल स्टेज के बारे में। क्रिटिकल स्टेज कौन से क्रॉप्स में कितनी क्रिटिकल स्टेज होती है, कौन कौन से क्रिटिकल स्टेज होती है, उनके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो क्रिटिकल स्टेज की अपन बात करें तो उसमें पहली बात आती है वीट के बारे में। किसकी बात आती है दोस्तों, वीट के बारे में। तो वीट की क्रिटिकल स्टेज के बारे में बात की जाए तो दोस्तों वीट की पहली क्रिटिकल स्टेज होती है CRI, जिसे जड़ या क्राउन रूट स्टेज भी अपन बोल सकते हैं दोस्तों। CRI स्टेज इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। यह क्रॉप्स सीड सोविंग के 21 दिन पर इसमें सिंचाई की जाती है। तो पहली स्टेज कौन सी हुई, CRI। फिर दूसरी स्टेज कौन सी हुई दोस्तों, लेट टिलरिंग, यानी कल्ले फुटान अवस्था पर भी अपन इसमें सिंचाई करनी होगी। तीसरे नंबर की कौन सी हुई दोस्तों, लेट जॉइंटिंग, यानी गांठ अवस्था। चौथे नंबर पर आएगी ईयर इमरजेंस, यानी कि बालियां निर्माण की अवस्था पर भी इसमें सिंचाई करनी होती है। और उसके पश्चात आती है मिल्क स्टेज। क्या आती है दोस्तों, मिल्क स्टेज। और लास्ट की स्टेज होती है दोस्तों डफ स्टेज, यानी कि पकने की अवस्था, परिपक्व अवस्था। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों बार्ले। बार्ले की बात करें तो इसकी कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों, इसकी होती है 3। आफ्टर सोविंग 30 डेज, यानी कि बुआई के 30 दिन पश्चात सिंचाई करेंगे, और दाना भरते समय इसमें सिंचाई करेंगे। तो इसकी दो कितनी स्टेज हुई, 2। इसके बाद बात करें अपन चिकपी, मस्टर्ड और लिंसीड की। तो इनकी बात करें तो दोस्तों इनमें स्टेज होती है बिफोर फ्लावरिंग, यानी कि फूल आने से पूर्व, और फलियां बनते समय इसमें क्या की जाती है दोस्तों, सिंचाई की जाती है। इनको आपको याद रखना है दोस्तों, कौन कौन से टाइम सिंचाई की जाएगी, बिफोर फ्लावरिंग और कलियां बनते समय। इसके बाद बात करें अपन पोटैटो की, यानी आलू के बारे में दोस्तों। तो आलू की क्रिटिकल स्टेज होती है दोस्तों, पहली जर्मिनेशन टाइम, यानी कि अंकुरण अवस्था। दूसरी कंद बनने की प्रारंभिक समय अवस्था। इसके बाद बात करें दोस्तों अपन किसके बारे में, शुगर कैन के बारे में। शुगर कैन यानी कि गन्ना के बारे में। गन्ना का पूर्ण नाम क्या होता है दोस्तों, सैकेरम ऑफिशिनेरम। सैकेरम ऑफिशिनेरम। तो इसमें सिंचाई करते हैं दोस्तों, पहली तो होती है जर्मिनेशन टाइम पे, और दूसरी होती है कल्ले फूटते समय, और तीसरी करेंगे दोस्तों बटवार के समय। इसके पश्चात आती है दोस्तों कौन, कॉटन। बात करें कॉटन की तो कॉटन की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें की पहली सिंचाई की जाती है डोडे वाली शाखाएं बनते समय। कौन सी, डोडे वाली शाखाएं बनते समय। और दूसरी सिंचाई की जाती है दोस्तों फ्लावरिंग टाइम पे, और तीसरी होती है डोडे बनते समय। और अगली होगी दोस्तों चुटाई के समय। चुटाई के समय यहाँ दोस्तों क्या है, टोबैको। यहाँ क्या है दोस्तों, टोबैको, तंबाकू। तंबाकू में सिंचाई किस टाइम की जाती है दोस्तों, तो तंबाकू में सिंचाई की जाती है किस टाइम, चुटाई के समय। तंबाकू में सिंचाई चुटाई के समय की जाती है। क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है तंबाकू की, चुटाई के समय। अगला है हमारा ग्राउंड नट दोस्तों। चुटाई के समय के सामने क्या है, टोबैको, तंबाकू। अगला है दोस्तों ग्राउंड नट। ग्राउंड नट की बात करें तो सुइयां बनने से मूंगफली बनने तक क्या होती है दोस्तों, इसमें सिंचाई की जाती है। सुइयां जिसे कि अपन ग्रामीण लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डाडुआ। जो जिसके मूंगफली बनती है, जिस सुई के मूंगफली बनती है, उनके शुरू होने से लेकर मूंगफली बनने तक क्या की जाती है दोस्तों, सिंचाई की जाती है, इरिगेशन की जाती है।
इसके पश्चात बात करें दोस्तों अपन किसकी, पैडी के बारे में। पैडी धान, ओराइजा सेटाइवा। ग्राउंडनट की बात करें तो ग्राउंडनट का होता है दोस्तों अरेकिस हाइपोजिया। मेज की बात करें तो जिया मेजेल। बार्ले की बात करें तो क्या होता है दोस्तों, होर्डियम वल्गेयर। बात करें सोरगम की तो सोरगम का क्या होता है दोस्तों बॉटनिकल, तो सोरगम का होता है दोस्तों सोरगम बाइकलर। बॉटनिकल नेम दोस्तों अपन छठे पार्ट में, छठे लेसन में क्या करेंगे, डिटेल से सभी क्रॉप्स के बॉटनिकल नेम और सभी क्रॉप्स के अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो वहाँ सभी के आपको बॉटनिकल नेम बता दिए जाएंगे और आपको अलग से चार्ट बनाकर बॉटनिकल नेम याद भी करवाए जाएंगे। जो मेन क्रॉप्स अपने सिलेबस में है और फ्रूट्स हैं उनके बॉटनिकल नेम आपको डिटेल से क्या करवाए जाएंगे दोस्तों, याद करवाए जाएंगे। बात करें पैडी की तो पैडी में पहली होती है दोस्तों कल्ले निकलते समय सिंचाई। दूसरी होती है बिफोर फ्लावरिंग, बिफोर फ्लावरिंग यानी कि फूल निकलने से पूर्व, फ्लावरिंग स्टेज से पूर्व। और तीसरी सिंचाई की जाती है दोस्तों फ्लावरिंग टाइम पे। बात करें मेज की, मेज जिया मेजेल। तो मेज की बात करें दोस्तों, मेज का बॉटनिकल नेम जिया मेजेल। लेकिन मेज के टाइप्स की बात करें तो मेज के टाइप्स विभिन्न प्रकार की होती है मक्का। और मेज ऐसी क्रॉप्स है जिसको समथिंग सभी सीजन्स में अब धीरे धीरे ग्रो किया जाने लगा है। इसके क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो पहली है नरमंजरी आते समय, नरमंजरी, टांसल, टांसलिंग, डिटांसलिंग। ये क्या है दोस्तों, वोकल, ये दोस्तों क्या है कुछ शब्दावलियाँ हैं जिनको अपन बाद में डिटेल से देखेंगे। और दूसरी स्टेज है दोस्तों क्या, भुट्टे बनते समय, भुट्टे बनते समय। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्रिटिकल स्टेज की, आज हमने बात कर ली। अगला बात करेंगे दोस्तों हम जल मांग के बारे में डिटेल से देखेंगे, वो अगली क्लास में देखेंगे। दोस्तों कल जल मांग शुरू करने से पूर्व पुनः एक बार इन क्रिटिकल स्टेज को दोहराया जाएगा, पुनः एक बार इन क्रिटिकल स्टेज को दोहराया जाएगा जिससे कि आपको आसानी से क्या हो सके, याद हो सके। दोस्तों क्रिटिकल स्टेज को आपको याद करना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक्स नहीं है। क्रिटिकल स्टेज को तो आपको याद करना पड़ेगा। और क्रिटिकल स्टेज से भी कई बार क्या बोर्ड एग्जाम में या फिर जेट, ICAR, BH जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ से उनमें क्वेश्चन उठता है। तो क्रिटिकल स्टेज तो आपको याद करनी पड़ेगी। और बात रही इरिगेशन की, तो इरिगेशन को आपको किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, 12th की बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन 12th की बुक से भी बाहर कुछ थोड़ा बहुत मैटर आपको पढ़ाया जाएगा। BSc का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है दोस्तों उसमें इरिगेशन, एग्रोनॉमी के अंतर्गत इरिगेशन वगैरह कई टॉपिक्स आते हैं। तो इन टॉपिक्स को वहाँ से थोड़ा बहुत रिलेट किया जाएगा जिससे कि आपको ज़्यादा समझ में आ सके, आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही हमारे इस चैनल KD एग्रीकल्चर स्टडी पॉइंट दौसा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि क्या हो सके दोस्तों, पढ़ाने में मज़ा आए। जब तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं बढ़ते जब तक क्या होता है दोस्तों, पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। यदि आप हमारा साथ दोगे तो हम आपको और भी तरीके से और भी डिटेल से आपको क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ाएंगे। आपके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।